नमस्ते, मैं हूं रवीन गौतम और आप देख रहे हैं ब्लंटली स्पीकिंग। आज हम बात करने जा रहे हैं कि निवेशकों को निवेश करने के लिए क्या-क्या उपयुक्त इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो अगर हम देखें, निवेशकों की संख्या लगातार पिछले कुछ वर्षों में लगातार बढ़ती चली जा रही है। अगर हम सिर्फ डीमैट अकाउंट्स की बात करें तो आज की तारीख में देश में 14 करोड़ से अधिक डीमैट अकाउंट्स हैं, यानी कि 14 करोड़ लोग ऐसे हैं जो निवेश कर सकते हैं। और इसमें भी एक बड़ी बात देखने की आई कि दिसंबर 2023 में अकेले 42 लाख नए अकाउंट खोले गए। लेकिन यहाँ पे एक ये भी देखा जाता है कि निवेशक बड़ा कंफ्यूज रहता है कि आखिर वह निवेश कहाँ करे, क्योंकि जो छोटा निवेशक होता है, जिसके पास छोटी कैपिटल है, वो कैपिटल को बचाना भी चाहता है और वो चाहता है वो सुरक्षित रहे, क्योंकि लोगों के मन में ये भावना है, धारणा है, गलतफहमी है कि शेयर मार्केट में पैसा डूब जाता है। हालांकि वो ऐसे लोगों को देखते हैं, ट्रेडर्स को देखते हैं जो रातों रात करोड़पति बनना चाहते हैं और उस चक्कर में वो पैसा गंवा देते हैं, यानी कि वो निवेश नहीं करते हैं, वो स्पेकुलेशन करते हैं कि ये शेयर या आज की तारीख में जो इंट्राडे वगैरह करते हैं यहाँ पे पैसा के चांसेस बहुत होते हैं, लेकिन निवेशकों के पास ऐसी चीजें नहीं होती। मार्केट में एक प्रोडक्ट है जिसे कहते हैं ईटीएफ। एक तो आज हम ईटीएफ के ऊपर सुभाष जी से बात करेंगे और समझेंगे कि ये ईटीएफ क्या है, इसमें कैसे निवेश करें, किनको निवेश करना चाहिए, इससे कैसे फायदे आपको हो सकते हैं, और आपके भी यदि कोई प्रश्न हो तो आप बाद में लिख सकते हैं और हम उसके उत्तर आगे भी ले सकते हैं। सुभाष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद रविंदर जी। मेरा सभी व्यूअर्स को नमस्कार जी। सुभाष जी, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं आज ईटीएफ के ऊपर हम चर्चा करना चाह रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि अपने इस फाइनेंशियल लिटरेसी के कार्यक्रम से लोगों के तक हम अवेयरनेस पहुंचाएं कि वह अपना गाढ़ी कमाई का पैसा कहाँ निवेश करें जिससे उनका पैसा सुरक्षित भी रहे और उसमें उनको बढ़त भी मिले। तो ये जो ईटीएफ है, तो सुभाष जी सबसे पहले तो सिर्फ ये बताइए कि ईटीएफ है क्या, देखिए, किसे कहते जैसा हैं? कि नाम है ईटीएफ, जी। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। जी। मतलब इसका मतलब, इसके नाम से ही इसकी डेफिनेशन निकलती है। एक्सचेंज में जो फंड ट्रेड होता हो, ठीक जी। है ना। तो म्यूचुअल फंड जो होता है और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, एक्सचेंज में तो ये जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है ईटीएफ, ये लाइक स्टॉक ट्रेड होता है मिनट टू मिनट, पूरे दिन। जबकि म्यूचुअल फंड होता है, वो क्लोजिंग आवर्स, एक्सचेंज के क्लोजिंग आवर्स के बाद जो रेट होता है उसके हिसाब से होता है, जो उसकी एनएवी होती है, एक दिन ए वन टाइम होता है। जी। तो ये एक तो इसमें बेसिक फर्क है। और ये जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, ये पैसिव फंड बोलते हैं इसे। पैसिव का मतलब है कि जैसे निफ्टी में 50 स्टॉक है, तो इसने निफ्टी को, यदि निफ्टी को ट्रैक करना है तो उसको 50 स्टॉक परचेज कर लेंगे एक इक्वल में, उसके बाद एक यूनिट्स इसमें से क्रिएट कर देंगे और वो अंडरलाइंग स्टॉक्स निफ्टी 50 स्टॉक्स हो जाएंगे, और उसको हम ईटीएफ बोलेंगे, जो उसके अगेंस्ट जो यूनिट्स क्रिएट करेंगे, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। तो इसमें बस कोई मैनेज करने की जरूरत नहीं है, 50 स्टॉक खरीद लिए और इतना रोल है कि उसकी ट्रैकिंग एरर कम से कम रहे, खरीदते हुए उसको मैनेज करते हुए खर्चे कम से कम डले। ये इसके पीछे धारणा होती है। तो यानी कि ये जो निफ्टी के 50 फंड्स होते हैं, स्टॉक्स होते हैं, उसको मिला के इन्होंने एक फंड्स में, मतलब ये एक्सचेंज इसके थ्रू इसमें ट्रेडिंग करता है, मतलब उसे वो उसे वो तय ये करता जो है कि मैंने कब वो निफ्टी खरीदेगा, 50 कब का तो बिकेगा। ये एग्जांपल दिया है। जी। ये ओके। गोल्ड को, गोल्ड फंड भी हो सकता है कि जिस अंडरलाइंग एसेट को ट्रैक करना है उसका वो फंड क्रिएट कर दिया जाता है। इसमें सिर्फ ओके। यही है, ये एक्सचेंज में रेगुलर ट्रेड होता है, इसकी लिक्विडिटी बड़ी अच्छी होती है। इसको छोटी क्वांटिटी, बड़ी क्वांटिटी, जितनी क्वांटिटी में खरीद सकते हो, जब मर्जी बेच सकते हो। इसके अंदर ये एक इन्वेस्टर को सहूलियत होती है, और ये जी। जो जो अंडरलाइंग सिक्योरिटीज है उसके हिसाब से खरीदा जाता है। तो सुभाष जी, जो ईटीएफ हैं, तो इसका मतलब है कि एक ईटीएफ नहीं होंगे, कई सारे ईटीएफ होंगे। तो कितने तरह के ईटीएफ होते हैं और क्या सभी में मुनाफा या घाटा जो है सेम होता है या अलग अलग हो सकता है? देखो, जैसे मैंने बताया था निफ्टी 50, इसी जी। प्रकार बीएससी सेंसेक्स का होता है।
कमोडिटी का ईटीएफ होता है, इंडेक्स का ईटीएफ होता है, इन्वर्स ईटीएफ, इन्वर्स इन ईटीएफ होता है। जैसे आपके पास आपने आपको लगता है मार्केट डाउन जाएगा, जी। आपने सिक्योरिटी बोरो की और बेच दिया, डिलीवरी दे दी। जब वो मार्केट नीचे आ गया, मार्केट से परचेज किया और सिक्योरिटी वापस कर दी। तो ये ओके। इन्वर्स ईटीएफ होता है। करेंसी ओके। ईटीएफ जो करेंसी पर होता है, बॉन्ड्स ईटीएफ जो जिसके अंडरलाइंग सिक्योरिटीज गवर्नमेंट बॉन्ड, स्टेट गवर्नमेंट बॉन्ड, म्युनिसिपल बॉन्ड, वो ईटीएफ होता है। फिक्स्ड इनकम ईटीएफ, सस्टेनेबल ईटीएफ, गोल्ड ईटीएफ, रियल एस्टेट ईटीएफ, स्पेशलिटी ईटीएफ, अल्टरनेटिव ईटीएफ, है नहीं? तो एक्टिवली मुझे तो और ऐसा लगता है एक सुभाष जी, ऐसे 50 से भी ज्यादा ईटीएफ होंगे। हाँ, सेक्टर वाइज ईटीएफ, है नहीं? तो ये ईटीएफ किसी भी कोई भी एसेट्स आप इवन क्रिप्टो करेंसी ईटीएफ कर सकते हो। मतलब ओके। कोई भी ओके। चीज आप मैं एक थीम के हिसाब से बनाओ और उसका ईटीएफ क्रिएट कर दो। जैसे मान ईटीएफ। लो आईटी ईटीएफ कर दिया आपने, है नहीं? कोई मैं मीडिया का सारे शेयर्स लेके उसका ईटीएफ क्रिएट कर दिया। मतलब तो कोई भी तरह का ईटीएफ हम क्रिएट कर सकते हैं। तो ये जो इन्वेस्टर है वो भी क्रिएट कर सकता है। नहीं, ये मतलब ईटीएफ का बाकायदा रेगुलेटेड होता है, एक्सचेंज में। रेगुलेटेड होगा, हम मतलब हाँ, इंडिविजुअल एक्सचेंज में इन्वेस्टर लिस्ट नहीं कराना क्रिएट कर होता सकता। है नहीं? जैसे आज तक 190 ईटीएफ क्रिएट हुए हैं, जी। है ना? आज तक, और ये फर्स्ट टाइम 2002 के अंदर इंडिया में ईटीएफ का कंसेप्ट स्टार्ट हुआ था। ये अमेरिका में से चला था, वो तो 92-93 से वो अमेरिका में चला है। और आज तक हम इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन देखें, एयूएम जिसे कहते हैं, जी। एसेट अंडर मैनेजमेंट ईटीएफ का, सब मिला के 190 ईटीएफ जो लिस्ट हुए हैं, उनका यदि हम मार्क एयूएम देखें आज की तारीख में तो 6,50,000 करोड़ है। ओके। हाँ जी। और छह इसमें लाख जैसे 6,50,000 इसमें करोड़। हाँ, हाँ जी। चलो आप क्वेश्चन करो नेक्स्ट, फिर मैं। हाँ हाँ, मैं क्वेश्चन दूसरा ये था कि इसमें किस तरह के निवेशकों को इसमें ट्रेड करना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए। देखो, जो कई बार आप क्वेश्चन पूछते हो कि, तो मैं आपको कहता हूँ कि भाई जो नया इन्वेस्टर है, जिसकी अपनी कोई जी। नॉलेज नहीं होती, जी। वो ईटीएफ खरीद ले या हम्म। म्यूचुअल फंड में पैसा लगा दे या पीएमएस में लगा दे। जी। डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में एंट्री ना करे, क्योंकि ईटीएफ के अंदर मैं ईटीएफ भी जैसे मैंने बताया कई तरह के ईटीएफ होते हैं। हाँ तो जी। यदि उसको इक्विटी से रिलेटेड ईटीएफ है तो सेंसेक्स का एक अच्छा ईटीएफ हो सकता है। थीमेटिक ईटीएफ होते हैं, सेक्टर वाइज ईटीएफ होते हैं, किसी सेक्टर में उसका इंटरेस्ट है, किसी तो वो खरीद सकता है। निफ्टी का खरीद सकता है, सेंसेक्स का खरीद सकता है। बहुत सारे पीएसयू के बैंकों के ईटीएफ है। को तो कोई पर्टिकुलर सेक्टर उसको पसंद है तो उस तरह से कर सकता है, तो मोस्ट डाइवर्सिफाइड ईटीएफ खरीद सकता है। क्योंकि इस ये जो इसमें जो ईटीएफ में जो शेयर सेलेक्ट करते हैं, ये बहुत रिसर्च के बाद शेयर को इंक्लूड करते हैं, है ओके। ना? तो इंडिसेस बेस्ड ईटीएफ उसमें या कई बार एक्टिव ईटीएफ भी आते हैं। एक्टिव का मतलब कोई पैसिव ईटीएफ नहीं है। जैसे अभी तक जो मैंने बात की है वो पैसिव ईटीएफ की बात करी है। यहाँ पे चार्जेस जो फंड मैनेजर होता है वो चार्जेस बिल्कुल नॉमिनल लेता है। जैसे हम्म। 8 पैसा, नॉर्मली 2% म्यूचुअल फंड में चार्जेस होते हैं, यहाँ सिर्फ 8 पैसा पर एनम। ओके। तो मान लो आपका 1 करोड़ इन्वेस्ट कर रहे हो तो लेस 80,000 रुपये ओनली। और म्यूचुअल फंड में करेंगे तो अ, अ, मतलब 8 पैसे में तो 80,000 भी नहीं हुआ, और कम हुआ, 8,000 हुआ। जी। म्यूचुअल फंड में करेंगे तो आपको 2 लाख पे करना पड़ेगा, है ओके। नहीं? तो ये एक बेसिक फर्क है। जी। और सुभाष जी, जो ये ईटीएफ है, इसमें जो रिटर्न है वो कितने परसेंटेज तक की रिटर्न्स आ जाती हैं नॉर्मली, देखो, अगर एनुअली देखें। हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मैंने अभी सीपीएससी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, जी। वो 110% अभी रिटर्न दे चुका है इसी साल। कौन सा बताए, रिपीट करिएगा। सीपीएससी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ओके। ये 81 रुपए का भाव है इसका। ये हम्म। 110% की रिटर्न दी है।
ये मैं एक साल। लेटेस्ट बता रहा हूँ आपको 26 फरवरी जी। तक की। ये ओके। 1 अप्रैल से 26 फरवरी तक। इसी ओके। प्रकार कोटक पीएसयू बैंक ईटीएफ है। ओके। पीएसयू बैंक का ईटीएफ बनाया हुआ है। जी। इसने 94.19% रिटर्न दी है। ओके। इसी प्रकार निप्पन ईटीएफ है पीएसयू बैंक का। ये जी। भी 94.11% रिटर्न दी है। हम्म। एक इसी प्रकार यदि निफ्टी 50 फंड का इंडेक्स का फंड देखें और 5 साल की रिटर्न देखें, ये तो मैंने 1 साल की बताई है तकरीबन 11 महीने की। जी। तो 5 साल की रिटर्न देखें तो उसमें 17.61% आई है हम्म। और 3 साल की रिटर्न देखें इसी में निफ्टी 50 इंडेक्स में तो 19.55 की रिटर्न आई है। तो जो ट्रैक रिकॉर्ड एक तरह से अगर हम देख पाएंगे तो 5 साल तक का ही अगर देखें तभी हमें एग्जैक्ट पता लगेगा कि एवरेज क्या दे रहा है, क्योंकि किसी साल में अगर जैसे 90% दे दिया तो हो सकता है किसी साल में 10% भी दे दे। नुकसान भी हो सकता है नुकसान नहीं? भी हो सकता है। एवरेज जी। जी। एवरेज तभी निकलता है जब ये ओवर ए लॉन्गर पीरियड। लेकिन ये मैंने जैसे आपको बताया था 16% तो यदि हम 1980 से आज तक की रिटर्न देखते हैं, तो कंपाउंडेड रिटर्न 16% पर एनम आ रही है। हाँ जी, निफ्टी का आपने बताया था कि भाई ये हाँ, 1980 से कंपाउंडेड जो है 16% है, तो अभी ईटीएफ का सेंसेक्स अगर का हम। सेंसेक्स का हाँ, 1980 में सेंसेक्स का। 100 सेंसेक्स था, आज जी। 73,000 है, तो जी। एवरेज रिटर्न कंपाउंडेड रिटर्न 16% प्लस आएगी। जी। तो इसका मतलब ये है कि यदि लोग ईटीएफ में इन्वेस्ट करेंगे तो एक तो ऑलवेज लिक्विड है, जब मर्जी बेच सकता है जी। और रिटर्न लॉन्गर पीरियड में रिटर्न सही आती है। लॉन्गर ये पीरियड में रिटर्न इंडिकेशन सही है। आते हैं। हाँ, हम्म। तो ऐसे केस में अगर सुभाष जी जैसे मान लीजिए जैसे 16% की बात की, अभी जैसे आपने उसका निप्पॉन का शायद बताया 17% के आसपास आया हाँ जी। 5 सालों में। तो अगर इस तरह से 15 से लेके 17% या यू कह लें 15% प्लस की रिटर्न हम इसमें लॉन्ग टर्म में अगले 10 सालों के लिए अगर कोई इन्वेस्ट करना चाहे तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। डेफिनिटली ये हमारा देखो पास्ट रिकॉर्ड में पास्ट ईयर्स में यदि कोई ट्रैक बना रहा है तो जरूरी नहीं है फ्यूचर में भी वो रिटर्न आए। लेकिन ये बहुत लंबा और कई हमने कई सालों का देखा है, 10 साल 5 साल पिछले 15 साल। तो ये रिटर्न तो कम बत्ती हो सकती है, किसी डिकेड में 10% रिटर्न बैठी, किसी डिकेड में 24% रिटर्न बैठी। तो मैं सिर्फ इतना ही कह रहा हूँ कि फिर भी लॉन्ग टर्म में क्यों क्यों रिटर्न बेटर बैठेगी, इसके पीछे इकोनॉमी का हाथ है। हमारी हम्म। जो इंडियन इकोनॉमी है, नेक्स्ट 50 साल में भी आप 2047 तक वी विल बी ए डेवलप्ड इकोनॉमी, हम्म। है ना? तो जो इसके पीछे कारण क्या है कि हम इकोनॉमी का यदि देखें तो 7-8% जीडीपी हमारी और नेक्स्ट 30-40 इयर्स की रिसर्च कहती है जी। कि इंडिया विल ग्रो 7%। और 7% का ये मतलब होता है यदि आपका इन्फ्लेशन 4% है 5% है तो हम इकोनॉमी 11-12% से हम ग्रो कर रहे हैं। नॉमिनल हम्म। ग्रोथ 11-12% है। जी। तो ये और जब हम इकोनॉमी की बात करते हैं तो उसमें सारा कुछ आ जाता है, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर। और ज़्यादातर कंपनियां के अंदर मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज ही ज़्यादा होती है, तो इसलिए 16% इसमें रिटर्न आ जाती है। इसमें रिटर्न आ जाती है। सुभाष जी, एक चीज अभी जैसे आपने बात करी, एक कोटक का बताया फंड और एक निप्पॉन का बताया, मैंने तो कई बताया बार था हम अगर। सीपीएससी एक्सचेंज ट्रेडेड हाँ, फंड। सीपीएससी उसका हाँ, भी आपने बताया एक तो। कोटक पीएसयू बैंक की जी। कोटक पीएसयू बैंक ईटीएफ जी। और एक जी। निप्पॉन ईटीएफ पीएसयू बैंक। निप्पॉन ईटीएफ पीसी पे मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे कई बार हम देखते हैं कि जो ज्यादा रिटर्न देने वाले फंड्स हैं वो कोटक और निप्पॉन के ज्यादातर पाए जाते हैं। ऐसा भी क्या होता है कि भाई कौन सी कंपनी फंड क्रिएट कर रही है तो उसके ऊपर भी मतलब जो रिटर्न है हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? नहीं, देखो इसमें ये होता है, ये अंडरलाइंग सिक्योरिटीज को ट्रैक करते हैं। जैसे पीएसयू बैंक ने ये निप्पॉन भी कर रहा है और कोटक भी कर रहा है। एक की 94.19% है, एक की 94.11% है। बहुत थोड़ा सा ठीक है। फर्क है। जी। तो ये बेसिकली रिटर्न जो है वो
पीएसयू बैंक का जो रिस्ट्रक्चरिंग की है, अभी पीएसयू बैंक तेजी से बढ़े हैं इस साल, तो जी। इसलिए रिटर्न ज्यादा आ गई। जरूरी नहीं है हम्म। कि 94% अगले ओवर ए साल भी लॉन्गर आए। पीरियड तो 16%, 17%, 18% रहेगी। जी। सुभाष जी, निवेशकों के लिए प्रश्न पूछ रहा हूँ, जैसे भी आपने एक टर्म यूज करी कि अंडरलाइन अंडरलाइंग सिक्योरिटी। सिक्योरिटीज, हाँ जी। हाँ, तो ये क्या जैसे चीज मान लो होती है अंडरलाइन आप गोल्ड सिक्योरिटी? ईटीएफ बना लेते हो, गोल्ड ठीक आप है। हर तरह के ईटीएफ बने होते हैं, वो गोल्ड जी। को लेके बैठ गए। अब गोल्ड की हम्म। एप्रिसिएशन होते रहती है ऑटोमेटिक, तो गोल्ड भी पीछे रिटर्न अच्छी दी है, 4-5 साल के अंदर 12-13% की, 14% की रिटर्न गोल्ड में बैठी है। कोई ओके। कमोडिटी के अंदर रिटर्न निकाल लेता है, ऑयल हम्म। के अंदर, गोल्ड, सिल्वर, कोई भी कमोडिटी जो ऐसी है, कॉपर, है नी? तो कोई मान लो आप करेंसी ईटीएफ कर लेते हैं, कोई बॉन्ड ईटीएफ कर लेता है, किसी को सेफ रिटर्न चाहिए तो बॉन्ड, गवर्नमेंट बॉन्ड में लगाएगा तो वहाँ रिटर्न कम आएगी। हम्म। तो वहाँ 7-8%, 9% की रिटर्न आएगी। तो मतलब ये ईटीएफ अलग-अलग बने हुए हैं। आप अपने रिस्क को ध्यान में रखते हुए ईटीएफ में अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कर सकते। सुभाष जी, लास्ट क्वेश्चन। हुँ। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये निवेशकों के लिए ना ईटीएफ बड़ा सस्ता और बड़ा इजी इंस्ट्रूमेंट साबित होगा, लेकिन जैसे आपने बताया कि इसमें ईटीएफ के 190 फंड्स क्रिएटेड हैं, तो हुँ। निवेशकों के लिए, तो बेचारों के लिए फिर समस्या आ गई कि मैं 190 में से कौन से या किसके लूं कि जिससे मेरा जो इन्वेस्टमेंट है वो सेफ भी रहे और रिटर्न भी अच्छी आए। देखिए, यदि वो इक्विटी लाइक करता है, तो सिंपल है, वो सेंसेक्स स्टॉक्स या निफ्टी स्टॉक्स या ओके। मिड कैप स्टॉक्स या टॉप हम्म। 500 स्टॉक्स, ऐसे कोई भी वेल डाइवर्सिफाइड कंपनी के स्टॉक्स लिए जाते हैं। रिसर्च बेस पर ये स्टॉक्स इंक्लूड करे जाते हैं, टाइम टू टाइम चेंज भी कर देते हैं। तो ये पैसिव है इन्वेस्टमेंट्स, तो इस तरह की इन्वेस्टमेंट्स में कोई दिक्कत नहीं है। लॉन्ग टर्म में ये बिल्कुल सही है। यदि बहुत ही कोई सेफ्टी की करना चाहे तो बॉन्ड ईटीएफ में कर दें, जहाँ गवर्नमेंट बॉन्ड या ट्रिपल रेटेड सिक्योरिटी जिसमें ली जाती है बॉन्ड की, उसमें कर ओके। सकता है। बट उसमें कोई रिटर्न फिर कम आएगी? किसी को गोल्ड के ऊपर विश्वास है तो गोल्ड ईटीएफ में कर सकता है। तो उसमें सुभाष जी रिटर्न कम आएगी, 16% की हाँ, आएगी उसमें क्या? रिटर्न कम आएगी। गोल्ड के अंदर हम्म। तकरीबन 10% की रिटर्न आएगी। हम्म। रियल एस्टेट ईटीएफ में भी कर सकता है। किसी को रियल ओके। एस्टेट में विश्वास है तो हम्म। वो लिक्विड भी है और रियल एस्टेट में भी रिटर्न आ रही है। जैसे मान और लो रियल आपने एक एस्टेट। रियल एस्टेट हम्म। परचेज़ कर लिया, जी। तो आप उसको बेच नहीं जब जब तक रियल एस्टेट नहीं बेचोगे आपका प्रॉफिट बुक नहीं होगा। बिल्कुल ठीक लेकिन बात है। इसमें क्या होता है, रियल एस्टेट ईटीएफ में क्या होता है, आपके पास यूनिट हो गए, रियल हम्म। एस्टेट की एनएवी डिक्लेयर होगी और उसके बेस के ऊपर उसके आस-पास शेयर मार्केट में वो ईटीएफ के जो यूनिट्स हैं, वो आपका ट्रेड होते रहेंगे। तो आप यदि रियल एस्टेट में भी बुलिश हैं, तो उसके ईटीएफ में परचेज़ कर लो, सेल कर लो, जब मर्ज़ी एग्ज़िट ले और लो। और रियल एस्टेट के जो ईटीएफ है उसमें क्या रिटर्न होती है? वो भी रिटर्न 11-12% ऑन एन एवरेज आ जाती है। ऑन लेकिन एन ये तो एवरेज। जिसने वो रियल एस्टेट में लेट अस से कोई स्मार्टली कोई ऐसी प्रॉपर्टी परचेज़ करता है, जिसकी एप्रिसिएशन बहुत तेज़ी से हो रही है, तो हम्म। रिटर्न 12, 14, 15, 16, 20, 21 ये भी आ सकती है। जैसे मैंने एग्ज़ाम्पल दिया 94%, 110% रिटर्न आई है कुछ फंडों जी। में। जी। तो ये ऐसे रियल एस्टेट में भी कोई आपकी ज़मीन है और एकदम मैं मार्केट में ज़मीनों में तेज़ी आ गई है, जहाँ पे आपकी ईटीएफ ने ज़मीन ली है अंडरलाइंग सिक्योरिटीज़ में, तो और आपके यूनिट्स एकदम बढ़ जाएँगे, तो प्रॉपर्टी बेचने की ज़रूरत नहीं है। वो तो आपके पास तो यूनिट्स हैं, तो आप उसको सुभाष जब जी, मर्ज़ी बेच सकते सुभाष जी, जब ये ईटीएफ अगर हम इसका क्रिएट करते हैं, तो ईटीएफ जब हम प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो उन्हीं रियल एस्टेट का इंफ्रा का ईटीएफ बन सकता है जिनका शेयर लिस्टेड होगा, कंपनी लिस्टेड होगी। जो हैं। लिस्टेड जी, नहीं हाँ होगी वो जी। तो नहीं बन पाए। नहीं, वो क्या मैं आपको समझाता हूँ। ये जैसे मान लो एसएमसी है, जी। एसएमसी ईटीएफ लॉन्च कर रहा है। तो मैं क्या करूँगा, मान लो 100 करोड़ की मैंने रियल एस्टेट ईटीएफ करना है, तो 100 करोड़ की मैं प्रॉपर्टी परचेज़ करूँगा, 100 करोड़ के मैं यूनिट्स दूँगा, उस ईटीएफ को मैं रजिस्टर्ड कराऊँगा, स्टॉक एक्सचेंज में वो यूनिट्स जो सब्सक्राइब करेगा उसको यूनिट्स मिल जाएँगे। मैं आपसे मार्केटिंग करूँगा कि भई ये देखो इसमें ये प्रॉपर्टी है, ये एप्रिसिएशन हो सकती है प्रेज़ेंटेशन के थ्रू।
इन्वेस्टर उसको उन यूनिट्स को सब्सक्राइब करेगा और वो यूनिट्स मार्केट में ट्रेडेबल हो जाएंगे। मार्केट में ट्रेडेबल। हाँ। जी, तो मतलब जिनको रियल एस्टेट में डायरेक्ट नहीं करना है वो यहाँ से कर सकते हैं। और इसमें जो आपने सबसे अच्छी बात कही कि वो इमीडिएटली, आपने तो कहा कि जो प्रॉफिट बुक करने की बात है, यहाँ तो मैं ऐसे लोगों को भी देखता हूँ जो बेचारे रियल एस्टेट लेके बैठे हुए हैं और लॉस भी बुक करने को तैयार हैं, उसके बावजूद भी वो कैश नहीं हो रही होती, वो फंसे रह हाँ। जाते हैं, जबकि यहाँ आपके 2 दिन में पैसे आपके अकाउंट में आ जाते हैं। सुभाष हाँ। जी, धन्यवाद आपका। और मैं समझता हूँ कि निवेशकों को आज एक और, जो नए निवेशक हैं मार्केट में आ रहे हैं, उनको एक और नई चीज की जानकारी मिली होगी। और निवेश करना जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी शुरुआत करें, और निवेश छोटा छोटा भी करें लेकिन लंबे समय के लिए करें, क्योंकि कहा जाता है, सुभाष जी से इसका मैं पूछ भी लेता हूँ, कहा जाता है कि भाई पैसा ना कमाने से ज्यादा आप जो है निवेश करके जल्दी अमीर हो जाते हैं। सुभाष जी, इसमें कितनी सच्चाई है? देखो, बहुत बड़ी सच्चाई है। कैपिटल मार्केट में राकेश झुनझुनवाला का नाम सुना जी जी जी। है ना? वो जब वो एंट्री करी थी कैपिटल मार्केट में तो उसके पास 10,000 रुपए थे हम्म। और अभी तो उसकी डेथ हो गई है। जी वो 50,000 करोड़ उनका स्टॉक की वैल्यू बन गई। जी। तो मतलब शेयर मार्केट से ही हैज अर्न, ही अंडरस्टैंड शेयर मार्केट और वो इन्वेस्टमेंट्स करने का तरीका है। इन्वेस्टमेंट में मतलब यदि रिस्क लेते हो तो उसका भी पीछे सोच होनी चाहिए, रिस्क हम्म। किस तरह से लेनी है। ऐसे ब्लैंक अंधाधुंध किसी की टिप देने से टिप मत खरीदो। आप अपना रिसर्च बेस करके, यदि आपकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है तो राकेश झुनझुनवाला, राकेश दमानी, बहुत सारे लोग हैं, एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने बहुत पैसा इस मार्केट से बनाया है। वारेन बुफेट, है ना? जी जी जी। बिल्कुल ठीक कह तो रहे हैं सुभाष जी। यानी हाँ यानी कि जी, जो क्वेश्चन ये था कि भाई निवेश करके भी, आप निवेश करके ही वे अमीर आप बन करके भी सकते हैं कमा कमाने सकते हैं, की बहुत जगह। कमा जी, सकते हैं। सुभाष जी बहुत बहुत धन्यवाद। और निवेशकों, आपके भी अगर जो भी प्रश्न है आप लिखते रहें, पूछते रहें, और जो भी टॉपिक अच्छा लगता है हम उसको उठा लेते हैं, उससे हम सुभाष जी से डिस्कस करते हैं। धन्यवाद सुभाष जी, सभी दर्शकों को धन्यवाद, मैं मिलता हूँ। धन्यवाद।